हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में फिर से एक बार चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर के बारे में, है ना। वेक्टर के बारे में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से दो वेक्टर को हम लोग जोड़ के एक नया वेक्टर हमें मिलता है, तीसरा वेक्टर, जो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। और ये वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच के एंगल और उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो हम उसे किस तरह से जोड़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन, यानी मतलब कि दो से ज्यादा वेक्टर को हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। और आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे किसी एक वेक्टर को हम लोग दो वेक्टर यानी दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ सकते हैं। इसको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो चलिए सीखते हैं हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन लॉ इसको भी बोला जाता है, पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर है, तब हम उसे कैसे जोड़ेंगे। अभी तक तो हम लोग दो वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल रूल से जोड़ रहे थे, है ना। अब एक नया एक्साइटमेंट है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे उसको, है ना। दिमाग में ये बातें आती होगी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं कि अरे ठीक है, दो वेक्टर को तो हम लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो उसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे हम लोग उसका सम निकालेंगे। तो हम लोग इस नियम से, इस लॉ से यानी पॉलीगन लॉ से हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लें कि वेक्टर ए हमारे पास ये है, ठीक है। मान लें हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर है, मान लेते हैं दूसरा वेक्टर बी है और एक तीसरा वेक्टर सी हो गया और एक चौथा वेक्टर मान लेते हैं डी है, वेक्टर डी। तो स्पेस में कहीं भी वेक्टर ए बी सी डी दिया रहे उसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें मतलब क्या है कि इन चारों वेक्टर को क्या करना है, तो आपस में जोड़ना है इस तरह से कि पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर की टेल से मैच करे और दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से मैच करे और चौथे वेक्टर का टेल तीसरे वाले वेक्टर के हेड से मैच करना चाहिए, है ना। इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चेंज ना करे। तो डायरेक्शन कब चेंज नहीं करेगा, जब उसे हम क्या करेंगे, तो पैरेलली ट्रांसलेट करेंगे, है ना। पैरेलली उसको हम लोग मूव करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और कभी भी वेक्टर का लेंथ तो चेंज होने वाला है नहीं, तो क्या होगा, वेक्टर पूरी तरह से चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सारे वेक्टर को लेके पॉलीगॉन पे सजाना है इस तरह से कि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से क्या करे, तो मैच करे, कोइंसाइड करे, ठीक है। हमने इस तरह से चार वेक्टर दिया गया था, बोला चारों वेक्टर का सम निकालो। हमने क्या किया, चारों वेक्टर से एक इस तरह का हमने अरेंजमेंट किया, पॉलीगन की तरफ प्रोड्यूस किया, हमने पॉलीगन की तरफ जाने का कोशिश किया। तो अब देखो 1 2 3 4 साइड है, ठीक है। अब इन चारों को अगर जोड़े तो पॉलीगन क्या होता है कि पहले उसे एक पॉलीगन बनाने की प्रयास करो और क्या करो, जो गैप बचता है उसको जोड़ देना है। कहां से, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे और लास्ट वाले वेक्टर को हेड की तरफ क्या करना है, एक एरो बनाना है इस तरह से। और ये वेक्टर आर होगा, ये इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट होगा यानी सम के बराबर होगा, यानी चारों वेक्टर के सम के बराबर क्या होगा, तो वेक्टर आर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर या वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर आर जो है वेक्टर ए बी सी डी के सम के बराबर होगा, यानी वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब चलिए प्रूफ करते हैं कि क्या सच में वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी तो अगर इस तरह से पॉलीगन में सजाएं तो जो गैप बचेगा लास्ट वाला, उसके पहले वेक्टर के लास्ट वेक्टर के पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड से अगर हम इसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट के बराबर होता है। चलो इसको प्रूव करते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल रूल से क्या जानते हैं कि अगर दो वेक्टर हो, अगर दोनों वेक्टर, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मैच करता हो, जो तीसरा साइड होगा जिसका, ये वाला जो साइड होगा, ये क्या होगा, इन दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी का
रिजल्टेंट होगा, यानी सम के बराबर होगा। लेट कर देंगे वेक्टर R1 है, तो वेक्टर R1 क्या हो गया, वेक्टर R1 हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर। ठीक है, अब क्या है, तो ये दोनों वेक्टर का सम हो गया वेक्टर R1 है ना, ये भी एक वेक्टर है। अब वेक्टर R1 और वेक्टर C, तो वेक्टर R1 का हेड वेक्टर C के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो तीसरा साइड होगा इसका, इस ट्रायंगल का अगर तीसरा साइड बनाए तो ये वेक्टर ये होगा, मान लेते हैं वेक्टर R2, तो वेक्टर R2 क्या होगा, वेक्टर R1 और वेक्टर C का रिजल्टेंट होगा वेक्टर R2 है ना। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C। ठीक है, तो ये अभी तक क्या हो गया, वेक्टर बी सी का सम हो गया वेक्टर R2। अब नाउ ट्रायंगल इसमें देखेंगे तो इसको मान लेते हैं वेक्टर R2 और वेक्टर D क्या है, तो एक ट्रायंगल बनाएगा कब, जब इसका हेड और इसके टेल से मैच करता है और कर भी रहा है, तो वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D क्या कहलाएगा, ये वाला वेक्टर R के बराबर होगा, यानी वेक्टर R जो होगा वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D के बराबर। अच्छा, वेक्टर R2 का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 का वैल्यू R1 प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। तो बच्चों इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि कितना भी वेक्टर दिया रहे है ना, बस क्या करना है, इसको एक पॉलीगॉन में सजाने का कोशिश करना है, और लास्ट का जो गैप बचेगा वही क्या होगा, इन सब वेक्टर के सम के बराबर होगा, यानी रिजल्टेंट के बराबर होगा। दिस इज, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ पॉलीगॉन। तो कितना अच्छा, कितना मजेदार लॉ है कि हम एक से ज्यादा वेक्टर को आराम से जोड़ सकते हैं। बस क्या करना है हमें, तो इन सब का को क्या करना है, तो एक पॉलीगॉन में सजाना है, और जो लास्ट में जो वेक्टर बचेगा, पहला और लास्ट वाला वेक्टर का बीच का जो गैप है, अगर उसे एक वेक्टर से अगर जोड़ दे, कैसे, तो फर्स्ट वेक्टर के, यानी इसको अगर फर्स्ट माने और इसको लास्ट, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड तक खींचा गया एक वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वेक्टर पॉलीगॉन लॉ वेक्टर क्या है ना। अगर कोई बोले कि अच्छा इसके बीच का वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, है ना, एंगल हम लोग पढ़े थे, तो एंगल क्या होगा, तो जस्ट इसको आगे बढ़ाना है, चूंकि क्या है, ये वाला एंगल नहीं है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल या हेड के बीच का एंगल होता है, जबकि यहाँ ये टेल है और यहाँ ये हेड है, तो ये एंगल नहीं होगा। अगर इसको हम आगे की तरफ सरकाएं यानी डिस्प्लेस करें पैरेलली, तो जो वेक्टर ये होगा, अगर मान लेते वेक्टर ए, इसको उठा के पैरेलली हम यहाँ लेके जाते हैं, इसका टेल इसके टेल से मैच करेगा, तो ये वाला वेक्टर, ये वाला जो एंगल क्या हुआ, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अगर मान लो ये θ1 एंगल है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस θ1। सिमिलरली वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल होगा, है कि नहीं, ये वाला एंगल मान लेते θ2 है। और वेक्टर डी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल होगा, मान लेते ये एंगल डी θ3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल आराम से निकाल सकते हैं, और हमने ये सीखा भी था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर लॉ पॉलीगन। अब हम लोग देखेंगे कि किसी एक वेक्टर को उसको दो अलग अलग वेक्टर में कैसे तोड़े, यानी कि एक वेक्टर का दो कंपोनेंट हो सकता है। जैसे दो वेक्टर को जोड़ने से एक वेक्टर बनता है, तो अब बात क्या है कि क्या एक वेक्टर को तोड़ के हम दो वेक्टर बना सकते हैं, तो हाँ, यानी कि हम ये पता करना चाहते हैं कि एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ना चाहते हैं, है ना। तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसका हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तोड़ेंगे, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ेंगे। यानी मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है, अब इसको हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में इस तरह से हम तोड़ के देखेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो कंपोनेंट है उसी वेक्टर का दो कंपोनेंट यानी घटक, यानी इन दोनों को फिर से जोड़े तो वेक्टर फिर से वापस हमें मिलना चाहिए। ठीक है, चलो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ हम लोग चलते हैं।
रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, या जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का घटक या रेजोल्यूशन दोनों एक ही चीज होता है ना। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि किसी एक दो वेक्टर को जोड़ने से एक तीसरा वेक्टर मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी एक वेक्टर को हम लोग दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है, मजेदार घटना है कि नहीं, कि एक वेक्टर को हम दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ सकते हैं, यानी उसका इफेक्ट है। तो मान लेते हैं कि हमें कार्टेशियन यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं, ठीक है। एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सपोज करें कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये ओ हो गया ओरिजिन, ये वेक्टर ओ ए एक वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर ए इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ओ ए, ओके। अब वेक्टर ओ ए को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम कौन किधर तोड़ेंगे, तो इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के तरफ तोड़ेंगे, है ना, ओ एक्स और ओ वाई के एक्सिस के अलोंग हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, किस पर, तो ओ एक्स पर, और एक लाइन हम लोग वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये हो गया ये, ठीक है। ये वेक्टर ओ ए हो गया, हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, मान लीजिए ये हो गया पॉइंट बी, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। तो जो ओ बी का लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर ए का, यानी वेक्टर ओ ए का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, या वेक्टर ओ ए का, वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। यहाँ जो ओ बी का लेंथ होगा, और मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये एंगल बीटा हो सकता है, या कोई 90 माइनस अल्फा भी हो सकता है कि नहीं। ये क्या है, तो 90 पूरा एंगल परपेंडिकुलर है, तो 90 एंगल हो गया। अगर ये अल्फा होगा तो 90 माइनस अल्फा, कोई इसको बीटा भी बोल सकता है, ठीक है, कोई इसको बीटा एंगल भी बोल सकता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर ओ ए का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, यानी रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा ओ वाई की तरफ, ठीक है। अब ओ बी क्या कहलाएगा, ओ बी जो होगा, ओ बी होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ओबी का लेंथ क्या होगा, तो ट्रायंगल ए ओ बी में देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में हमें क्या पता चलता है, अगर इसमें हम कॉस अल्फा लगा दें, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, बेस हो गया ओपी और हाइपोटेनस ए। मान लेते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, तो ए के बराबर है, ठीक है। तो ओबी बाई ए, यानी ओबी बराबर क्या हो गया, ए कॉस अल्फा, यानी ये हो गया ए कॉस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया ओबी बराबर ए कॉस अल्फा। सिमिलरली ओसी क्या होगा, ओसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओसी बराबर कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग बाई एक्सिस, या कोई इसको बोल सकता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग बाई एक्सिस, या ये भी देखने को मिलेगा हमें अगर कंपोनेंट बोला जाए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग बाई एक्सिस। अच्छा, ओसी का क्या लेंथ होगा, ओसी कैसे पता चलेगा, तो ट्रायंगल ओ ए सी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए में क्या होगा, अगर इसमें हम लोग कॉस लगा दे, कॉस 90 माइनस अल्फा, या कोई इसको कॉस बीटा भी बोल सकता है, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ओसी बाई ओ ए, यानी ओसी बाई ओ ए क्या है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। तो ओसी बराबर क्या हो गया, ओसी बराबर हो गया ए कॉस 90 माइनस अल्फा,
या ए कॉस बीटा। अच्छा, यहां से ओसी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी बराबर हो गया ए, हम लोग जानते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, तो साइन अल्फा के बराबर होता है, तो साइन अल्फा या कोई ए कॉस बीटा भी लिख सकता है। यानी अल्फा और बीटा दोनों के टर्म में हम इस ओसी का लेंथ बता सकते हैं। अल्फा के टर्म में क्या होगा, ए साइन अल्फा, और बीटा के टर्म में ए कॉस बीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी एक भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर, यानी उसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया ओसी, और ये पता चल गया ओसी। ओसी कितना हो गया, तो ए साइन अल्फा अगर ले लें, ए साइन अल्फा, और ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा, या कोई इसको एक कॉस बीटा भी लिख सकता है। ठीक है, अब चूंकि क्या हमने बोला ये वेक्टर ओए है, तो अगर ये दो वेक्टर हो जाए तो इन दोनों का सम क्या होगा, तो वेक्टर ओए के बराबर होगा। यानी वेक्टर ओए बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ओए बराबर लिखा जा सकता है क्या, तो दो वेक्टर का सम, यानी वेक्टर ओबी प्लस वेक्टर ओसी, है कि नहीं। अब वेक्टर, अभी तो हम लोग ओबी का मैग्नीट्यूड और ओसी का मैग्नीट्यूड पता है, अगर वेक्टर बनाना होगा वेक्टर ओबी को, तो वेक्टर ओबी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ओबी बराबर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ए कॉस अल्फा ओबी का। चूंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आई, तो हम लोग आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड ए कॉस अल्फा, तो गुना करने पर मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, ए कॉस अल्फा के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है। और डायरेक्शन क्या है, तो ये बता भी रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर किधर है, तो एक्स एक्सिस की तरफ, यानी जो ये ओ वेक्टर ओबी हो गया, ये किसके बराबर होगा, ए कॉस अल्फा आई, दैट मीन्स इतना मैग्नीट्यूड है वेक्टर ओबी का, और किधर है, तो एक्स एक्सिस की तरफ। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर ओसी बराबर क्या हो सकता है, तो ओसी बराबर होगा एक साइन अल्फा यूनिट वेक्टर बाई एक्सिस के लॉन्ग जे, तो जे से मल्टीप्लाई करते हैं, या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है ए कॉस बीटा जे, है कि नहीं, बीटा के टर्म में लिखना चाहे तो ए कॉस बीटा जे हो गया। यानी कि वेक्टर ओई को हम लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए बराबर क्या हो गया, तो ए साइन ए कॉस अल्फा आई प्लस ए साइन अल्फा जे, या कोई बीटा के टर्म में लिखना चाहे तो ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे। ये हो गया, किसी एक वेक्टर को हम लोग उसके दो कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ सकते हैं, दोनों क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वापस से इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, हो जाएगा। जैसे चलो चेक करते हैं कि अगर बोला हमने कि चलो ये वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़े, तो दोनों वेक्टर को जोड़ने से वो ओरिजिनल वेक्टर ए आना चाहिए। ठीक है ना, यानी मॉड ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मॉड ए यानी ए के बराबर होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मॉड ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, अगर इसको हम ए माने वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी माने, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो गया, ए कॉस अल्फा, तो ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, है कि नहीं, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू ये हम ए कॉस बीटा माने, तो प्लस ए कॉस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, या ए साइन बीटा भी हम लोग लिख सकते, ए साइन अल्फा भी ले सकते थे, है ना। अगर ए साइन अल्फा लेके चलते तो, या अगर ये वाला लेके चलते तो ए साइन अल्फा लिखते हैं यहाँ पर, प्लस 2 इंटू ए कॉस अल्फा इंटू ए साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा के टर्म में लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू
हाँ अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये तो कॉस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो जीरो होता है ना। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो वही ए इंटू 1 क्या हो गया, ए, यानी कि ये आ गया मैग्नीट्यूड ए। तो अभी क्या बोला हमने कि ये वेक्टर ए किसके बराबर है, तो या तो इसके बराबर या ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे के बराबर। ठीक है, अब चूंकि इसी का कंपोनेंट है तो इनको जोड़ने से क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए वेक्टर, आ रहा है वेक्टर ये आ रहा है, यानी कि ये सही बात है कि हम किसी एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में, आपस में दो परपेंडिकुलर वेक्टर को हम लोग तोड़ सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। अब इस पर चलो, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखे तो लर्निंग कब तक होगा, समझा जाता है कि कब लर्न हो गया, जब तक कि हम उसको अप्लाई ना कर सके। तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमने सीखा क्या। मान लीजिए कि कोई एक फोर्स है F जो 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ ये मान लीजिए 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ना है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वेक्टर F का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर F अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री है तो F cos 30 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, तो F का वैल्यू कितना हो गया 10, cos 30 का वैल्यू √3/2, 2×25 10, तो हो जाएगा 5√3 न्यूटन। ठीक है, अब F का वेक्टर F का फोर्स F का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ भी होगा, तो क्या होगा, मान लेते हैं इसको ओबी लिखे, इसको लिखे ओसी, तो ये हो गया वेक्टर ओबी, सॉरी ओबी होगा सिर्फ। ठीक है, अब इसको वेक्टर बनाना चाहे तो वेक्टर ओबी क्या हो जाएगा, तो 5√3 इंटू आई न्यूटन। ठीक है, अब ओसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओसी यानी इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो एफ कोई ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री। तो कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन के टर्म में, अगर कॉस के टर्म में होगा तो cos 60 डिग्री हो जाएगा, एफ cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो एफ का वैल्यू 10, cos 60 क्या आता है हाफ, 2×25 10, यानी 5 न्यूटन। अगर कोई साइन के टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, एफ साइन 60 डिग्री, सॉरी एफ साइन 30 डिग्री, तो एफ साइन 30 का वैल्यू हाफ, यानी एफ का वैल्यू 10 इंटू हाफ 5 न्यूटन। तो इस तरह से हम देखें, हम लोग सीखे कि एक वेक्टर को हम लोग दो अलग अलग वेक्टर यानी इसके दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब कि फिर से इसको जोड़े तो फिर से वही वेक्टर आना चाहिए, है ना, उसी को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट वेक्टर में यानी दो कंपोनेंट में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फर्दर इसका बहुत यूज आने वाला है, हम लोग जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमें हमारी जरूरत पड़ेगा, हमें कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, है ना, मोशन को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से सीखो और प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तभी चीजें समझ में आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लेते एक वेक्टर एफ है 10 न्यूटन के बराबर 45 डिग्री एंगल बना रहा है।
अब बच्चों इसका कंपोनेंट तोड़ के दिखाना है आपको। कंपोनेंट तोड़ी, चलिए खुद से करो। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, मान लेते हैं OA है और OB, ठीक है, ये कोई पॉइंट P है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, लॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ OA, तो OA बराबर हो जाएगा F cos 45 डिग्री, यानी 10 न्यूटन दिया हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड और cos 45 1/√2, तो क्या हो जाएगा ये 5√2 के बराबर, 5√2 न्यूटन, है ना। अगर इसको वेक्टर बना ले तो वेक्टर OA बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा OA का मैग्नीट्यूड इंटू I वेक्टर, यानी लॉन्ग एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर I, तो OA बराबर कितना हो गया 5√2 इंटू I न्यूटन, ठीक है। अब OB, वेक्टर OB या OB पहले निकाल लेते तो OB बराबर क्या होगा, अगर साइन के टर्म में लिखेंगे तब भी होगा A + sin 45 डिग्री, है कि नहीं, A sin 45 डिग्री, यानी कि 510 इंटू 1/√2, तो ये 5√2 यानी 5√2 न्यूटन। अगर कॉस के टर्म में लिखते तो क्या होता है, F cos 90 - 45, ये कितना होता है 45 डिग्री, यानी 90 - 45 डिग्री, यानी होता है F cos 45 लिख सकते हैं या sin 45, F cos 45 घटाने से कितना आएगा 45 डिग्री, F cos 45 क्या होता है, वे भी 1/√2 के बराबर होता है, यानी 10 न्यूटन इंटू 1/√2, ये कटेगा तो कितना होगा 5√2, यानी कि OB का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5√2 न्यूटन। अगर इसको वेक्टर बना दिया जाए तो वेक्टर OB बराबर क्या होगा, तो वेक्टर OB जो होगा वो क्या होगा 5√2, ये वेक्टर OB किधर है, तो एक बाई एक्सिस के नाम, तो हम इसमें J वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वेक्टर बन जाएगा OB। तो किसी भी वेक्टर को एक एक्सिस के अलाउंग हम सिर्फ I वेक्टर से, अगर यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर बन जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। अगर J एक्सिस बाई एक्सिस की तरफ है तो अगर हम J से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा अलोंग बाई एक्सिस। अगर Z एक्सिस की तरफ अगर कोई वेक्टर है तो अगर उसमें K से वेक्टर यूनिट वेक्टर K से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वेक्टर बन जाएगा किधर, तो Z एक्सिस की तरफ, है ना। क्वाइट इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अब किस तरह का प्रॉब्लम दिखेगा हम लोग को न्यूटन लॉ में, देखते हैं थोड़ा। बस अभी कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, और एक मास रखा हुआ है m, ठीक है। तो इस पर फोर्स क्या क्या लगेगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, है ना। अब इस बोले mg का दो कंपोनेंट लिखो, एक क्या है कि सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में, और एक सरफेस के पैरेलल मतलब इस डायरेक्शन में। अब मान तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस mg का कंपोनेंट इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा, है कि नहीं, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा mg sin थीटा। पढ़ लीजिए, तो cos थीटा जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है cos थीटा होगा, इसका कंपोनेंट इधर, और थीटा से दूर यानी कि इसके परपेंडिकुलर sin थीटा लेंगे। अगर cos के टर्म में लेना चाहे तो क्या लेंगे हम लोग, cos 90 माइनस थीटा, जो कि फिर से mg sin थीटा ही आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो वेक्टर तोड़ना है उसका, जिस वेक्टर का हमको स्प्लिट करना है, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उसके साथ cos थीटा लेंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाले पर sin थीटा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर बच्चों हमने देखा कि किसी एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम लोग तोड़ सकते हैं उसके कंपोनेंट में, ठीक है। अगर कंपोनेंट परपेंडिकुलर ना हो तो क्या करेंगे, मान लिया जाए कि कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ना हो के कुछ एंगल से ऐसा है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है बल्कि कोई ऐसा लाइन है जिसके बीच का एंगल थीटा मान लिया जाए, थीटा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इस
पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये O हो गया, ये मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये पॉइंट B हो गया। मान लिया कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर नहीं बल्कि हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गया। तो अब हम वेक्टर, ये OP हो गया, मान लेते वेक्टर A है, ये वेक्टर A। अब कोई बोले कि चलो ये वेक्टर A का कंपोनेंट तोड़ो अलोंग इस वाले, अलोंग OB और अलोंग OA, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे? अब तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो एक रूल हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री में, मैथ वाले बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जब पढ़ेंगे तो उनको एक रूल पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, तो ट्रायंगल रूल। तो ट्रायंगल रूल क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है ABC, ये रूल क्या होता है? इसके सामने वाला साइड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सामने वाले साइड को B से, और ये सामने वाले एंगल के साइड को C से, स्मॉल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल C हो गया। तो बोलता है कि साइन रूल क्या है? साइन रूल, तो A बाई अपोजिट एंगल ऑफ साइन A, B बाई अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ साइन B, C स्मॉल एंगल C बाई अपोजिट एंगल साइन ऑफ अपोजिट एंगल C। तो इसको बोलते हैं साइन रूल। ये आप लोग देख लीजिएगा बुक में, ट्रिगोनोमेट्री में प्रूफ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यही रूल हम इसमें यूज करेंगे। तो ये वेक्टर A है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है मॉड वो A के बराबर है, ठीक है। अब इसमें साइन रूल लगाते हैं तो ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल अल्फा, और ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये बीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। और ये एंगल क्या होगा? तो अल्फा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि किसी ट्रायंगल में तीनों साइड का सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ एक दो साइड दिया हुआ अल्फा बीटा, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर फिर साइन रूल लगाए तो क्या होगा? A इस वाले साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, यानी साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर, अच्छा ये मान लेते हैं AX, ये वाला साइड है, इसको AX कंपोनेंट मानते हैं, AX और इसको A बाई कंपोनेंट, ठीक है। या इसको AX मान लेते हैं और इसको A बाई कंपोनेंट मान लेते हैं। यही दो कंपोनेंट में हम लोग को तोड़ना है, AX और A बाई में। तो हो जाएगा AX का सामने वाला एंगल बीटा, यानी साइन बीटा, A बाई का सामने वाला एंगल A बाई इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। अगर हमसे कोई पूछे AX का वैल्यू बताओ, AX का कंपोनेंट बताओ अलोंग OB, क्या होगा? तो AX बराबर क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट? तो A साइन बीटा बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और A वाई क्या होगा? A वाई बराबर हो जाएगा A साइन अल्फा बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से नॉट ओनली कि हम किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, बल्कि हम किसी भी एक्सिस के अलोंग हम किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। इस साइन रूल लगा के हम लोग किसी भी वेक्टर को हम लोग किसी भी एक्सिस के अलोंग स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेशल केस लेते हैं इसी में कि अल्फा प्लस बीटा और 90 डिग्री होता है, अगर इफ अल्फा प्लस बीटा और अगर 90 डिग्री हो जाए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? A साइन बीटा। अच्छा, साइन 90 माइनस 180 माइनस 90 साइन 90 बराबर होगा, तो साइन 90। अच्छा, A साइन बीटा, साइन 90 1 के बराबर होता है ना, तो A साइन बीटा के बराबर हो गया। तो आ गया परपेंडिकुलर वाला थ्योरी आ गया, है ना, कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, यानी कि AX बराबर हम लोग क्या निकालते थे? अगर अल्फा रहता तो A कॉस बीटा है, A उल्टा। अच्छा, ये आ गया A साइन बीटा, ठीक है। एक साइन बीटा यहां आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा। अगर A बाई देखा जाए तो A बाई क्या हो जाएगा? वन, ठीक है। A बाई बराबर क्या हो जाएगा? A साइन अल्फा बाई AB
साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए वाई। और हमारा क्या आता था पहले, ए वाई आता था। अगर ये अल्फा होता तो इधर ए आता था ए कॉस अल्फा, और ये आता था ए साइन अल्फा। अब अल्फा के टर्म में लिखे तो ए वाई क्या हो गया, ए साइन अल्फा आ रहा है। अगर इसको अल्फा के टर्म में लिखे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा बीटा की जगह, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, तो कॉस अल्फा होता है, ये कॉस अल्फा। फिर से वही आ गया है कि नहीं। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को किसी भी एक्सिस के अलावा तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को किसी वेक्टर को स्प्लिट करना है एक्स और वाई एक्सिस के, एक्स और वाई के अलावा। ठीक है, तो एक्स और वाई के अलावा हम सीख चुके हैं, और किसी भी वेक्टर को हम किसी दो एक्सिस के अलावा भी तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखिए तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं आज वीडियो को यहीं सब समाप्त करता हूं। मैं सत्येंद्र कुमार, आप लोगों को मैं अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।